स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम कक्षा 8 के विज्ञान का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। हम देखेंगे कि सूक्ष्म जीवों का हमारे पर्यावरण और हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है, साथ में ये किस प्रकार हानिकारक हैं और किस प्रकार उपयोगी हैं। तो इस लेसन में हम ये पढ़ेंगे। अगर आप पिछला लेसन देखना चाहते हो तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर क्लिक कीजिए और आपको पहला लेसन मिल जाएगा। आपने अपने आसपास के स्थानों पर पौधों एवं जंतुओं सहित अनेक सजीव देखे हैं, परंतु कुछ ऐसे जीव भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं जिन्हें हम बिना सूक्ष्मदर्शी के नहीं देख सकते या सीधी आंखों से नहीं देख सकते, तो उन्हें क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में भीगी हुई रोटी या फिर भीगा हुआ पानी से ब्रेड क्या होता है कि वो सड़ने लगता है, या उनके अनेक प्रकार की कुछ गंध आने लगती है, या उसके ऊपर कुछ अलग प्रकार के क्या होते हैं, फफूंद से बन जाते हैं। इसकी सतह सफ़ेद काले धब्बों से ढक जाती है। इन धब्बों को आवर्तक लेंस की सहायता से अगर हम देखते हैं तो सोचिए कैसे दिखेंगे। आपको काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देगी। क्या आप जानते हैं ये संरचनाएं क्या है, ये कहाँ से आई है? तो सूक्ष्म जीव के लिए दो क्रियाकलाप दिए हैं, तो वो देखते हैं कि बगीचे और मैदान से एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लेनी है और उसके अंदर क्या है, जल डालना है। जल डालने के बाद में वो गीली मिट्टी क्या है, नीचे बैठ जाएगी। और जो भी इस जल के अंदर गीली मिट्टी से निकलकर सूक्ष्म जीव होंगे वो उसके ऊपर आ जाएंगे। तो क्या करना है, उस जल को हमें एक स्लाइड पर डालना है और फिर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखना है। फिर एक दूसरा और क्रियाकलाप है। दूसरे क्रियाकलाप के अंदर एक तालाब या पोखर से जल की कुछ बूंदें लेनी है, कांच की स्लाइड पर इनको फैला देना है और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखना है। क्या आपको सूक्ष्म जीव गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं? इन प्रशिक्षणों से पता चलता है, जब हम स्लाइड से देखेंगे इसके अंदर और इसमें, तो उसमें क्या है, कुछ सूक्ष्म जीव गति करते हुए दिखाई देते हैं। इन प्रशिक्षणों से पता चलता है कि मिट्टी एवं पानी से अनेक छोटे जीव उपस्थित रहते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता। इनमें से कुछ जैसे कि ब्रेड पर उगने वाली कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से तो देखा जा सकता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देते हैं। यही कारण है कि इन्हें सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। अगर सूक्ष्मदर्शी की परिभाषा आ जाए तो हम इन्हें सीधी आंखों से नहीं देख सकते हैं, और साथ में क्या है, इनको किसी आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है। तो फिर क्या है, जो सीधी आंखों से नहीं देख सकते उन जीवों को क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीवों को चार मुख्य वर्गों में बांटा गया है। ये वर्ग हैं जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ एवं कवक के कुछ सामान्य सूक्ष्म जीव चित्र 2.1 से 2.4 में दर्शाए गए हैं। चलो पहले चित्र देख लेते हैं। देखिए 2.1 के अंदर ये जीवाणु के दिए हुए हैं। इसमें क्या है, स्पाइरल जीवाणु है और छड़नुमा जीवाणु है। और चित्र 2.2 के अंदर शैवाल दिए हुए हैं, क्लमाइडोनास और स्पाइरोगाइरा। एक इधर प्रोटोजोआ दिए हुए हैं चित्र 2.3 के अंदर, अमीबा और पैरामीशियम। चित्र 2.4 के अंदर कवक दिए हुए हैं, राइजोपस और पेनिसिलियम और एस्पेजिलियम। ये क्या है, चार प्रकार के जो वर्ग हैं सूक्ष्म जीवों के, उनके चित्र हैं। हम देख रहे थे जीवाणु के बारे में, और उसके बारे में देखते हैं विषाणु। इसे वायरस भी कहते हैं, ये तो आप भलीभांति जानकारी है आपको। वायरस भी कहते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न हैं। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं या आगे बढ़ते हैं, अर्थात जीवाणु जो पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। गुणन का अर्थ है कि आगे जनन करके अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। विषाणु चित्र 2.5 में दिखाया गया है। देखिए 2.5 में चित्र ये रहा, जो आपको लग रहा है ना ऐसा कि एक रोबोट की तरह, ये क्या है, विषाणु का चित्र है। इसमें कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुखाम, फ्लू एवं अधिकतर खांसी किसके द्वारा होती है? विषाणु या वायरस के द्वारा होती है। कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो एवं खसरा भी वायरस के द्वारा होते हैं। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। टाइफाइड, टीबी जीवाणु द्वारा होते हैं। इनमें से कुछ सूक्ष्म जीवों के बारे में विषय में आप पिछली क्लासों में पढ़ा है, 6वीं और 7वीं में। ये चित्र थे जीवाणु के, शैवाल के, प्रोटोजोआ के, कवक के, और ये थे विषाणु के। सूक्ष्म जीव कहाँ पे रहते हैं? अब ये क्वेश्चन है। सूक्ष्म जीव एकोशिकीय हो सकते हैं जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशिकीय जैसे कि कई शैवाल एवं कवक।
यह बर्फीले शीत से उष्ण या जिसे गर्म बोलते हैं स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में क्या है जीवित रहते हैं। ये मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। ये मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से रहते हैं, जैसे अमीबा है, जिससे सूक्ष्म जीव अकेले भी रह सकते हैं। जबकि कुछ है जो कवक है और जीवाणु, ये क्या है, इसे ये शैवाल और कवक ये ग्रुप में रहते हैं। लेकिन अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव क्या है, वो अकेले ही रहते हैं और ये क्या है, ग्रुप में रहते हैं, जैसे कवक है या प्रोटोजोआ है। सूक्ष्म जीव और हम, सूक्ष्म जीवों को हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। कैसे देखते हैं, इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक हैं तथा कुछ अन्य हानिकारक हैं तथा जीवों में रोगकारक भी हैं। आइए हम विस्तार से इसका अध्ययन करें। मित्र वाले कौन से हैं, जो हमारे मित्रवत सूक्ष्म जीव हैं। सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड तथा केक बनाने में किया जाता है। प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल या शराब बनाने में किया जाता है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। आपको बताऊं कि सूक्ष्म जीवों को सफाई कर्मी के नाम से भी जाना जाता है। अगर सूक्ष्म जीव नहीं होते तो पूरा पर्यावरण कभी भी साफ नहीं होता। कि हम जितनी भी सब्जियां, मान लीजिए सब्जियों के छिलके गिराते हैं या कहीं फेंकते हैं, तो उनको नष्ट या मिट्टी में कौन मिलाता है, उनको मिलाते हैं सूक्ष्म जीव। जितनी भी गंदगी है या अच्छी चीज़ें हैं, उनको लास्ट में अपघटन करने के लिए सूक्ष्म जीवों का ही उपयोग होता है। तो सूक्ष्म जीवों को सफाई कर्मी के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अपशिष्ट, सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, विष्ठा इत्यादि का अपघटन जीवाणु द्वारा किया जाता है तथा हानि रहित पदार्थ बनते हैं, अर्थात जो हानिकारक नहीं हैं। इस प्रकार के जीवों से हमें क्या है, सुरक्षा मिलती है। जीवाणु का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में किया जाता है, जिससे क्या है, नाइट्रोजन बढ़ती है। ये क्या करते हैं कि जो पौधे हैं, उन पौधों के पास में मृदा के अंदर क्या है, जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनके अंदर उनका अपघटन कर देते हैं और जो नाइट्रोजन है उनको क्या है, यौगिकों के रूप में बना देते हैं, जिससे क्या नाइट्रोजन का क्या अनुपात बना रहता है और पौधे उनसे क्या है, ग्रहण कर लेते हैं। अब आपने पढ़ा होगा कि दही के बारे में, दही एवं ब्रेड का बनना। आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं कि जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। हमने अपनी माँ को गर्म गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा, जिससे दही जम जाती है। इससे हमें आश्चर्य तो हुआ ही होगा, ऐसा क्यों होता है। में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। वे दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। जीवाणु पनीर, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक है। सूजी, इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संगठक दही है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं ऐसा क्यों है। जीवाणु एवं यीस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं, जिससे इडली एवं डोसा बनता है। तो आप देखिए, इसके अंदर अभी एक नाम आया है लैक्टोबैसिलस। इसका क्या प्रमुख कारण है कि जब दूध के अंदर क्या है, कुछ दही डालते हैं, तो उस गुनगुने दूध के अंदर दही डालने पर क्या है, लैक्टोबैसिलस जो ये नामक एक जीवाणु है, ये इसके अंदर क्या है, दूध को दही में बदलता है और क्या करता है, इसके अंदर जनन करता है। जनन करने के बाद में इसमें बहुत सी संख्या को बढ़ा देता है और इतनी संख्या बढ़ा देता है कि ये दूध किस में कन्वर्ट हो जाती है, दही के अंदर। और यहाँ पे एक दूसरा नाम आया है कि इडली एवं भटूरे का महत्वपूर्ण संगठन क्या है, दही है। आप देखना है कि दही के अंदर ही इडली और ये भटूरे को मिक्स किया जाता है, क्योंकि अंदर क्या किया जाता है, जीवाणु इनका किण्वन कर देते हैं। जीवाणु एवं यीस्ट चावल के आटे का भी किण्वन में सहायक है, जिससे क्या बनती है, इडली एवं डोसा बनता है। अब एक क्रियाकलाप है, एक बर्तन में आधा किलो आटा तथा या मैदा लेकर उसमें थोड़ा सा चीनी डालकर गर्म जल में मिलाते हैं। इसमें थोड़ी मात्रा या एक यीस्ट पाउडर मिलाकर गूंद देते हैं। आप 2 घंटे बाद क्या देखते हैं, आप देखेंगे कि गूंदा हुआ जो आटा है ऊपर उठा दिखाई देता है, जिस प्रकार चित्र के अंदर देखते हैं। ये यीस्ट क्या होता है, केक बनाने के लिए जिसका उपयोग करते हैं, तो वो क्या है, यीस्ट है। यीस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान
कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं, जिससे गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, जैसे ये चित्र में दिया हुआ है। चित्र 2.6 ये बेकिंग उद्योग में यीस्ट के उपयोग का आधार है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाए जाते हैं। ये तो था कि इनके क्या उपयोग थे हमारे जीवन में। अभी इनका क्या है, व्यापार में भी उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म जीवों का वाणिज्य उपयोग बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, जो गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में यीस्ट द्वारा अल्कोहल का या एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। जो जौ और गेहूं के या इनका क्या है, शराब में कन्वर्ट करने के लिए कुछ जीवाणु का उपयोग किया जाता है, जिसका क्या है, क्रियाकलाप 2.4 में एक दिया हुआ है। हम इसमें देखेंगे कि 500 ml का बीकर लेकर उसमें क्या है 3/4 भाग तक जल भरते हैं। कि एक हम क्या है बीकर लेते हैं, उस बीकर के अंदर क्या है इतना भर देते हैं इसमें जल, और उसके अंदर 2-3 चम्मच क्या करते हैं, इसके अंदर चीनी डाल देते हैं। और चीनी डालने के बाद में इसमें आधा चम्मच क्या है यीस्ट का पाउडर डाल देते हैं, और उसके बाद में इसमें 4-5 घंटों के लिए उष्ण स्थान या गर्म स्थान पर ढककर रख देते हैं। एविलियन को सूंघ कर देखते हैं। कुछ समय बाद में हम देखेंगे कि ये गंध एल्कोहल की है, जो चीनी के एल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बना है। चीनी के एल्कोहल में परिवर्तन की ये प्रक्रिया किण्वन या फेर्मेंटेशन कहलाता है। लुई पास्चर ने किण्वन की खोज की थी 1857 में। अर्थात इसके अंदर जो ये विलयन बना है, इसमें शराब की बदबू जैसी आएगी। सूक्ष्म जीवों के औद्योगिक उपयोग कौन कौन से हैं? जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली या कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्मजीव है। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देते हैं या उनके जो आगे जनन करके बढ़ने की जो प्रक्रिया है उनको रोक देते हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। इस प्रकार की औषधि प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाती है। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। सेट्रोटामाइसिन व टेट्रासाइक्लिन और एंथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक है। इनका उपयोग किसमें होता है? इनका मलेरिया के अंदर होता है, चेचक के अंदर होता है, या त्वचा के रोगों के बारे में होता है, जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्मजीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा का उपयोग किया जाता है। इनका क्या किया जाता है कि इस प्रकार बनाया जाता है कि इनके रोगों से जो कवक का जनन होता है उन जननों को रोक सकें, और इस प्रकार का इनका उपयोग किया जाता है। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे, किसी वस्तु पर प्रयोग कर रहे थे या जीव पर। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि ये फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। ये तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई। अर्थात ये किसको रोकते हैं? ये यहाँ पे देखिए फफूंद जीवाणु की वृद्धि को। फफूंद अर्थात उन वैक्सीन के अंदर क्या है, फफूंद होता है और वो जीवाणु को रोकते हैं। इस प्रकार के एक जीव से दूसरे जीवों को रोकने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो ये क्या है, सूक्ष्म जीवों के मित्र और शत्रु का हम इस प्रकार से पढ़ रहे हैं। पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकना है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक की दवाइयाँ लेनी चाहिए तथा उस दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब उसकी आवश्यकता नहीं है, तो अगली बार जब आप बीमार होंगे तो आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी, तो आप वे उतनी प्रभावी नहीं होगी। तो इसके लिए आपको अतिरिक्त अनावश्यक रूप से भी प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित लेनी होगी। जीवाणु भी नष्ट कर देती है और क्या करती है, सर्दी जुकाम में फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं होती है, क्योंकि ये रोग जीवाणु द्वारा। अब देखिए सीधी सी बात है कि जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है अगर हम उसको ग्रहण करेंगे तो उससे क्या नुकसान ही होगा। अगर आप क्या करते हैं, उदाहरण के लिए आप बिना कारण कोई भी वस्तु को उपयोग में लेते हैं, जैसे दवाई का,
और दवाई का उपयोग लेने के बाद में क्या है, आपको कोई भी रोग नहीं है, आप प्रतिजैविकों का उपयोग कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है, उससे क्या है, जो आपके मित्र कीट हैं या हमारे जो शरीर के लिए फायदेमंद इसके अंदर जीवाणु सूक्ष्म जीव हैं, उनको भी एक तो नष्ट कर देगी, और दूसरी बात है आपके मस्तिष्क पर प्रभाव डालेगी, जिससे क्या आपके मस्तिष्क कमज़ोर भी हो सकता है। वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन या टीका। शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है? देखिए, जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, जो रोग फैलाते हैं, तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर क्या है, प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। शरीर के यह भी स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्म जीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोगाणु या रोग कारक को नष्ट कर देती है। ये प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है तथा रोग कारक सूक्ष्म जीव से हमारी सदा के लिए सुरक्षा होती है। इस प्रकार टीका या वैक्सीन कार्य करता है। हैजा 6 चेचक और हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन टीके से रोका जाता है। इसमें बताया गया है कि टीका क्या होता है। जैसे क्या होता है कि किसी भी रोग होता है, जब उसके लिए क्या है, कोई कारक मान लेते हैं, कोई जीवाणु हो या कोई भी सूक्ष्म जीव किसी शरीर के अंदर प्रवेश कर गया। अब शरीर के अंदर क्या होता है, एक ऐसी क्षमता होती है जिसके द्वारा क्या है, रोग प्रतिरोध क्षमता के नाम से जाना जाता है, जो रोगों से लड़ती है। एक इस प्रकार की पावर होती है। वो पावर क्या करती है, ये जो सूक्ष्म जीव या कारक आए हैं जो रोग फैलाने के लिए, उनको नष्ट करती है। कभी कभार क्या होता है कि ये कारक हैं, ये जब प्रवेश करते हैं तो जब पहली बार प्रवेश करते हैं तो इस रोग प्रतिरोध क्षमता को पता नहीं होता कि ये किस प्रकार के हैं, तो इनसे लड़ती है और फिर क्या है, इससे क्या है, परिचित हो जाती है कि अगली बार इससे कोई भी सूक्ष्म कारक आएगा तो उससे क्या है, पहले से तैयार रहेंगे और उससे लड़के शरीर को बचाया जा सकता है। ये तो थी रोग प्रतिरोध क्षमता। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि कुछ ऐसे जीव प्रवेश कर जाते हैं जो रोग प्रतिरोध क्षमता उससे लड़ने में असक्षम होती है, या फिर शरीर को पता ही नहीं होता, तो क्या करते हैं, छोटे बच्चों को इस प्रकार के वैक्सीन लगाए जाते हैं। उस वैक्सीन के अंदर क्या होता है, उस वैक्सीन के अंदर छोटे छोटे टूटे फूटे या मृत जो रोग फैलाते हैं उन जीवाणु को प्रवेश करवाया जाता है। उनको प्रवेश करवाने के बाद में क्या होता है, जो इसके अंदर प्रवेश करेंगे तो उससे इस रोग प्रतिरोध क्षमता को पता चल जाएगा कि इन प्रकार के जीवाणु से भी रोग फैलते हैं, तो वो इनको पहले नष्ट करेंगे और फिर एक प्रकार की इनसे परिचित होकर अगली बार जब भी ऐसे कोई कारक आएंगे तो उनसे क्या है, पहले से तैयार रहेंगे और रोग नहीं होगा। तो ये क्या है, वैक्सीन या टीका। आपने अपने बचपन में आपको भी अनेक रोगों से रक्षा करने के लिए टीके दिए गए होंगे। क्या आप इन रोगों की सूची तैयार कर सकते हैं? इसके लिए आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। फिर सभी बच्चों को इन रोगों से सुरक्षा की आवश्यकता है। आवश्यक टीके निकट के अस्पताल में उपलब्ध होते हैं। बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए अपने टेलीविज़न पर समाचार पत्रों में पोलियो के टीकाकरण के विज्ञापन देखे होंगे। पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाने वाला वास्तव में एक टीका या वैक्सीन होता है। चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप विश्व के अधिकांश भागों में चेचक का उन्मूलन या खात्मा ही हो चुका है। आजकल सूक्ष्मजीवों से टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है, जिसमें मनुष्य एवं अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जा सकता है। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि के लिए किस प्रकार सहायक हैं? कुछ जीवाणु हरे या नीले हरे शैवाल, जिसे चित्र 2.7 में दिया है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का शोधन होता है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। इन्हें सामान्य जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। पर्यावरण का शुद्धिकरण, देखिए ये चित्र 2.7 में दिया हुआ है, नीले हरे शैवाल और बैक्टीरिया। अपने विद्यालय के माली को देखने के पश्चात पहली बुजों और दूसरे साथियों ने घरों या बगीचों की पत्तियों एवं फल सब्जियों का कचरा एकत्रित करके उसके निपटान के लिए बनाए गए गड्ढे में डाला। कुछ समय बाद इसका विघटन होने से ये खाद में परिवर्तित हो गया। पहली और बुजो जानना चाहते हैं कि ये किस प्रकार हुआ।
तो क्रियाकलाप देखिए, इसमें एक दिया हुआ है बहुत अच्छा। इसमें क्या करना है, इसमें 2 गमले लेकर प्रत्येक को मिट्टी से आधा भर दीजिए। इसमें ए व बी चिन्हित कीजिए। एक गमले में पौधे का कचरा भर दीजिए तथा दूसरे गमले में पॉलीथीन की थैलियाँ, कांच की खाली बोतलें तथा प्लास्टिक के टूटे खिलौने इत्यादि भर दीजिए। उन्हें ए को रख दीजिए। 3-4 सप्ताह बाद इनका प्रशिक्षण करना है आपको। आप इनको देखेंगे, देखिए, क्या आपको दोनों गमलों की वस्तुओं में कोई अंतर दिखाई देता है? यदि हाँ, तो क्या अंतर दिखाई देता है? आप देखेंगे कि गमला ए के पादप अपशिष्ट अपघटन हो गया है। ये कैसे हुआ? सूक्ष्म जीवों द्वारा पादप अपशिष्ट का अपघटन कर उसे खाद में बदल दिया गया है। इस प्रक्रिया में बने पोषक पौधों द्वारा पुनः उपयोग में किए जाते हैं। क्या आपने ध्यान दिया कि गमला बी के पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतल एवं खिलौनों के टूटे हुए टुकड़े में इस प्रकार कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सूक्ष्म जीव उन प्रक्रिया करके खाद में परिवर्तन नहीं कर सकते। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें क्रियाकलाप क्या था कि 2 गमले लेते हैं, उन गमलों के अंदर क्या करते हैं, एक गमले ए के अंदर क्या करते हैं, कुछ पौधों का कचरा डालते हैं, बी के अंदर टूटी हुई बोतलें और कांच व खिलौने टूटे हुए डालते हैं, पॉलीथीन। तो कुछ दिनों बाद देखते हैं, 1 सप्ताह के बाद में, कि ये जो ए के अंदर डाला था कचरा वो खाद के रूप में बदल जाता है और जो बी के अंदर है वो वैसा का वैसे पड़ा रहता है। तो ये कैसे हुआ? इस क्रिया का परिवर्तन किसमें नहीं हुआ? इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है और इसमें परिवर्तन होता है। आप अक्सर बड़ी मात्रा में मृत जीवों को सड़ते हुए पादपों व कभी कभी सड़ते हुए जंतुओं के रूप में देखा है। क्या आप देखते हैं कि कुछ समय बाद वे विलुप्त हो जाते हैं? इसका मुख्य कारण है कि सूक्ष्म जीव मृत जैविक अपशिष्ट का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। ये पदार्थ अन्य पौधों एवं जंतुओं द्वारा पुनः उपयोग कर लिया जाता है। इस प्रकार हानिकारक एवं दुर्गंध पदार्थों का निम्नीकरण करने के लिए हम सूक्ष्मजीवों का उपयोग करके पर्यावरण को शुद्धिकरण करते हैं, कि जो बिल्कुल ही बदबूदार या विषैले पदार्थ हैं उनको क्या नष्ट करने में सूक्ष्मजीव हमारे सहायता करते हैं। सहायता जैसे अगर कहीं से दुर्गंध आती है तो, या कुछ ऐसे जीव हैं मृत, उनको क्या मिट्टी में मिलाते हैं और मिट्टी में मिल जाने के बाद में वो क्या खाद के रूप में बन जाते हैं। तो अगर वो पड़े रहते हैं तो उससे बीमारियां फैलेगी, तो उनको नष्ट करके कौन उपयोग में मिट्टी के लिए लाता है? सूक्ष्मजीव। हानिकारक सूक्ष्मजीव क्या होते हैं, देखिए। सूक्ष्मजीव अनेक प्रकार के हानिकारक हैं। कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों से या पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को दूषित कर देते हैं। आइए उनकी हानिकारक गतिविधियों के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्मजीव, ये देखते हैं अभी। मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्मजीव। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव श्वास द्वारा, पेय जल एवं भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। संक्रमित व्यक्ति अथवा मनुष्य में सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है। सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। इस प्रकार के रोगों के कुछ उदाहरण हैं हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकनपॉक्स एवं क्षय रोग। इन रोगों को दूसरे रोग में क्या कहते हैं? इन रोगों को संक्रामक रोग भी कहा जाता है। ये संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क आने से या वायु से फैलते हैं। जब जुकाम से पीड़ित व्यक्ति या कोई पीड़ित छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोगकारक वायरस पीस वायु में आ जाते हैं। ये वायरस श्वास के साथ ली जाने वाली वायु के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तब हमारा क्या है, शरीर संक्रमित हो जाता है अगर कोई इसके संपर्क में आता है तो। तब आप संचरित रोगों का फैलना किस प्रकार रोकते हैं? हमें छींकते समय अपने मुंह एवं नाक पर एक रुमाल रखना चाहिए। अच्छा तो यही है कि संक्रमित व्यक्ति से पर्याप्त दूरी बनाए रखें। कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी होते हैं जो रोगकारक सूक्ष्मजीवों के रोगवाहक का कार्य करते हैं, अर्थात रोग को आगे फैलाने का काम करते हैं। जैसे मक्खी इसका एक उदाहरण है।
मक्खी कूड़े एवं जंतु अपशिष्ट पर बैठती है, रोगाणु उसके शरीर में चिपक जाते हैं। जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है तो रोगाणु का हस्तांतरण संभव है। जो भी व्यक्ति ऐसा प्रदूषित भोजन करेगा उसके शरीर में बुरा प्रभाव पड़ेगा या उसके बीमार पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। अतः यह सलाह दी जाती है कि भोजन को सदा ही ढक कर रखा जाए। बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए। मादा एनाफ्लीज जो चित्र 2.8 में दी हुई है। मच्छर प्लेज्मोडियम जो मलेरिया को फैलाने का कार्य करता है। मादा एडिस मच्छर जो डेंगू का वायरस फैलाने का कार्य करता है। हम मलेरिया अथवा डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार करते हैं, ये रहा चित्र, ये जो दिया हुआ है। देखिए मादा एनाफ्लीज मच्छर। अध्यापक हमसे ऐसा क्यों कहते हैं कि आप अपने आसपास का पानी एकत्रित नहीं होने दें? क्यों? क्योंकि सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं। हमें पानी को कहाँ भी नहीं रुकने देना चाहिए, क्योंकि कूलर, टायरों एवं कूड़ेदानों इत्यादि में कहीं भी जल को एकत्रित नहीं होने दें। अतः अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ एवं शुष्क रखकर हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। ऐसे उपायों की सूची बनाने का प्रयास कीजिए जिससे अपना मलेरिया को फैलने से रोका जा सके। फिर आता है मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग जो मानव को होते हैं, जैसे 6 रोग, खसरा, चिकनपॉक्स, पोलियो। ये 4 रोग, इसमें से 6 रोग है ये जीवाणु से होता है और वायु से इसका संचरण होता है। खसरा, चिकनपॉक्स और पोलियो ये वायरस से होते हैं और ये वायु व सीधे संपर्क या वायु व जल से आगे फैलते हैं। इसमें क्या है कि व्यक्ति जो रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए, क्योंकि आगे अगर संपर्क में आएंगे तो उनको भी हो जाएगा। रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना चाहिए। क्या करना है, उचित समय पर टीकाकरण भी करवाना चाहिए। फिर आता है हैजा, टाइफाइड। ये दोनों जीवाणु से होते हैं। ये जल भोजन या जो साफ सुथरा भोजन नहीं होता या दूषित भोजन करने से होता है। व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना, पलिभांति पके भोजन, उबाला हुआ या पेयजल व टीकाकरण। हेपेटाइटिस ये क्या है, वायरस से होता है, जल से फैलता है। उबले हुए पेयजल का प्रयोग करना और टीकाकरण करवाना। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। ये मच्छरदानियों का प्रयोग कर से इससे बचा जा सकता है। और मच्छरों को भगाने वाले रसायनों का प्रयोग, कीटनाशक का छिड़काव व मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्रित नहीं होने देना चाहिए। मनुष्य में होने वाले कुछ सामान्य रोग उनके फैलने में रोकने के कुछ उपाय तालिका में दर्शाए गए हैं। जंतुओं में रोगकारक जीवाणु। अनेक सूक्ष्मजीव केवल मनुष्य एवं पौधों में ही रोग के कारक नहीं है, वरन दूसरे जंतुओं में भी रोग उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स मनुष्य व मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। गाय में खुर एवं मुंह में पके रोग वायरस द्वारा होता है। यहाँ पे एक दिया हुआ है कि रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की थी जो एंथ्रेक्स रोग का कारक है। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव। अनेक सूक्ष्मजीव गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोग के कारक हैं। रोग के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है। तालिका 2.2 में कुछ पादप रोग दर्शाए गए हैं। कुछ रसायनों का प्रयोग करके इन सूक्ष्मजीवों पर नियंत्रण किया जा सकता है। तालिका क्या है, इसके अंदर सूक्ष्मजीवों द्वारा पौधों में होने वाले सामान्य रोग पादप हैं। नींबू, कैंकर, ये जो रोग है नींबू के अंदर, उसमें क्या होता है, तो नींबू का जब लगते हैं तो उसके ऊपर छिलके के अलग प्रकार के फफूंद लग जाते हैं, सुराख से होने शुरू हो जाते हैं, सूख जाता है नींबू, उसके अंदर रस नहीं बनता। ये जीवाणु द्वारा होता है और वायु से फैलता है। गेहूं का रस्ट रोग। गेहूं का क्या है, पीले रंग के ऊपर से पत्ते हो जाते हैं और धीरे धीरे सूख जाता है, उसकी जड़ें भी खत्म हो जाती है और गेहूं का पौधा खत्म हो जाता है। ये वायु से फैलता है और ये बीज के साथ भी आगे से आगे फैलता है। भिंडी का पीत रोग, और ये वायरस से होता है कि इसमें क्या है, भिंडी के जो पत्ते होते हैं वो पत्ते ज़्यादा मोटे होने शुरू हो जाते हैं और उनमें से एक इसके अंदर विकृति आ जाती है और इससे क्या है, जो पत्ता सीधा था वो मुड़ के इकट्ठा होकर ख़त्म हो जाता है। फिर आगे है सामान्य तरीकों का अध्ययन करें जिनका उपयोग हम अपने घरों में करते हैं। हमें इन्हें सूक्ष्म जीवों से बचाव के उपाय करने चाहिए। तो इसके उपाय क्या हैं, अभी देखिए, पहले हमने पढ़ना था यहाँ पे खाद्य विषाक्तता, वो छोड़ दिया था मैंने। खाद्य विषाक्तता में देखिए, बुजो ने के एक मित्र ने उसे एक पार्टी में आमंत्रित किया। वहाँ उसके अनेक प्रकार के व्यंजन खाए।
घर आने पर उसे उल्टी होने लगी। उसे अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि उसे खाद्य विषाक्तता के कारण हुआ है। खाद्य विषाक्तता अर्थात खाद्य पदार्थ जो हम खा रहे हैं उसके अंदर विष उत्पन्न हो जाना। तो ये क्या है देखते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा सुदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तता हो सकता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। ये भोजन को विष युक्त बना देते हैं। इसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है अथवा कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अतः आवश्यक है कि हमें भोजन को दूषित होने से बचाना चाहिए। खाद्य परिरक्षण अर्थात परिरक्षण का अर्थ है कि खाद्य पदार्थों को रक्षण करना अर्थात उनको लंबे समय तक रखने के लिए उनको क्या है इस प्रकार विधि से रखा जाए कि वो भोजन खराब ना हो अर्थात विष ना बने उनके अंदर। अध्याय 1 में हमने खाद्य बीजों के परिरक्षण एवं भंडारण के उपायों के विषय में पढ़ा था। हम पके हुए भोजन का घर पर परिरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। हम जानते हैं कि खुले एवं नम स्थानों पर रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को प्रदूषित कर देते हैं। प्रदूषित भोजन से दुर्गंध आने लगती है। इसका स्वाद भी खराब हो जाता है तथा रंग रूप में भी परिवर्तन आ सकता है। क्या भोजन को प्रदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया है। पहली ने कुछ आम खरीदे परंतु कुछ दिनों तक वह उन्हें नहीं खा सकी। बाद में उसने देखा कि वे सड़ गए हैं परंतु वे जानती थी कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफ़ी समय के बाद भी प्रदूषित नहीं होता। वे भ्रमित है। आइए इस खाद्य विषाक्तता के प्रशिक्षण के सामान्य तरीकों का अध्ययन करें। इसका उपयोग हम अपने घरों में कैसे करते हैं। हमें इन्हें सूक्ष्म जीवों से कैसे बचाव रखना चाहिए। रासायनिक उपाय क्या है इसके। नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए सामान्य रूप में किया जाता है। अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं। किनको। खाद्य तेल जैसे सरसों का तेल है, मूंगफली का तेल है और नमक। हम नमक अथवा खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं जिससे सूक्ष्म जीवों को वृद्धि नहीं होती है। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइनसाइट सामान्य प्रशिक्षण है। जेम एवं स्क्वैश बनाने में इन रसायनों का उपयोग उन्हें प्रदूषित होने में से बचाता है। ये जो सोडियम बेनोजाइट है ये जेम या जेली बनाने के लिए उपयोग में करते हैं। जेम जेली जैसे जो फलों से बनाते हैं, या आपने एड तो सुनी होगी किसान रोल, जिसके अंदर क्या है सभी फलों को मिला के या सभी फ्रूट को मिला के एक क्या जेम या बनाया जाता है जिसको रोटी को लगा के खाया जाता है। तो वो बनाने के लिए किसका उपयोग होता है। सोडियम बेनोजाइट का। नमक द्वारा परिरक्षण। सामान्य नमक का उपयोग मांस में मछली के परिरक्षण के लिए काफ़ी लंबे समय या लंबे अरसे तक किया जाता है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवलों एवं इमली के परिरक्षण के लिए भी किया जाता है। फिर आता है चीनी द्वारा परिरक्षण। जेम, जेली एवं स्क्वैश का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थों की नमी में कमी आती है जो प्रदूषण करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। फिर आता है तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण। तेल एवं सिरके का उपयोग अचार प्रदूषण से बचाने के लिए किया जाता है क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते हैं और सब्जियां, फल, मछली एवं मांस का परिरक्षण इस विधि द्वारा भी किया जाता है। गर्म एवं ठंडा करना। आपने अपनी माँ को दूध उबाल कर रखते हुए देखा होगा। उबालने के से अनेक सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार अपना भोजन रेफ्रिजरेटरों में रखते हैं क्योंकि कम ताप सूक्ष्मजीवों में की वृद्धि को रोकते हैं। क्या है थैलियों में आने वाले दूध से दूषित क्यों नहीं होता। मेरी माँ ने बताया कि यह है पाश्चीकरण है। पाश्चीकरण क्या है। पाश्चीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि ये सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। कैसे होता है। इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेल्सियस से 50 से 30 सेकंड के लिए क्या करते हैं 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 50 से 30 सेकंड तक उसको क्या करते हैं गर्म करते हैं। फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि क्या होती है रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज किसने की थी। लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी और इसलिए इसे पाश्चीकरण कहते हैं। फिर आता है भंडारण एवं पैकिंग। आजकल मेवे तथा सब्जियों की क्या करते हैं थैलियों में जो पैकिंग करते हैं उसके लिए आजकल मेवे तथा सब्जियों भी
वायुरोधी सील किए गए पैकेटों में बेचे जाते हैं, जिससे सूक्ष्मजीवों से सुरक्षा होती है। फिर आता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इसमें आपने कक्षा 6 और 7 में राइजोबियम जीवाणु के बारे में पढ़ा है, जो लेग्यूम पौधों अर्थात दलहनी जो फसलें हैं में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। स्मरण कीजिए कि राइजोबियम लेग्यूम पौधों की ग्रंथियों में रहते हैं, जैसे सेम और मटर जो एक सजीवता है। कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, परंतु आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। आपको आश्चर्य होगा कि ये कैसे संभव है। आइए इसके विषय के बारे में हम अगले भाग में समझते हैं। इसमें अभी आया है कि लेग्यूम जो फसल है अर्थात जो दलहनी फसल है, उन दलहनी पौधों की जड़ों के अंदर क्या होता है, कुछ गांठें होती है जो राइजोबियम उनमें रहता है। वो क्या करते हैं, नीचे जड़ों में मृदा से क्या करते हैं, नाइट्रोजन को उत्पन्न करते हैं और नाइट्रोजन फिर पौधों को दी जाती है और पौधा क्या करता है, इसके लिए इनको रहने का स्थान देता है। तो दोनों क्या सजीविता है। ये तो हमने पहले पढ़ा था 7वीं क्लास में। अब उसके बाद में यहाँ पे आया था तड़ित से भी कभी कभी क्या होती है, विद्युत। तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है कि जब बादलों के अंदर जब दो बादल आपस में टकराते हैं, जो बिजली उत्पन्न होती है, उससे भी नाइट्रोजन क्या है, उत्पन्न होती है। अभी हमने देखा था। इसके विषय में अगले भाग में समझते हैं। नाइट्रोजन चक्कर। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सभी सजीवों को आवश्यक संगठक है, जो प्रोटीन में या क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है। पौधों एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। कि जो ये नाइट्रोजन है, इसे ऐसे नहीं है कि नाइट्रोजन जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को हम ग्रहण करते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम सीधा ग्रहण कर लें। इसके लिए नाइट्रोजन क्या है, किसी यौगिकों के साथ में जो हम ऑक्सीजन सीधा ग्रहण करते हैं वैसे नहीं है। इसलिए नाइट्रोजन को क्या है, यौगिकों के रूप में ग्रहण किया जाता है। नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल क्या करते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है। पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजन यौगिक प्राप्त करते हैं। चित्र 2.10 में दिया हुआ है। पौधे होते हैं, पौधों एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद क्या होता है, मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजन अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। कौन कर देते हैं, जीवाणु व कवक। तो लेसन मत भूलना है कि हम मित्र और शत्रु के बारे में पढ़ रहे हैं। सूक्ष्म जीव अर्थात जीवाणु जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग में होता है। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग में स्थिर रहती है। होता है क्या है, सबसे पहले मान लीजिए कि मिट्टी में उपस्थित जो थी, या ऐसे करते हैं कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन थी वो क्या है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन जीवाणु व नीले हरे शैवाल क्या उनको ग्रहण कर लेते हैं, स्थिरीकरण कर देते हैं उनका। फिर क्या है, जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन का नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित हो गया और वो सीधे किस में चले गए, मिट्टी के अंदर चले गए। मिट्टी में जाने के बाद में क्या हुआ, या तो पौधों ने अवशोषण कर लिया या फिर जीवाणुओं ने फिर क्या कर दिया, उनका गैसीय रूप में परिवर्तन करके फिर वापस वायुमंडल में भेज दी। जब पौधों ने ग्रहण किया तो वो क्या हुआ, जंतुओं द्वारा क्या है, ग्रहण कर लिया गया। और जंतुओं ने ग्रहण करने के बाद जंतु व पौधे क्या है, नष्ट होकर फिर वापस किसमें, मिट्टी में मिल गए। और या फिर नाइट्रोजन क्या है, तड़ित झंझावात जो बिजली कड़कती है उनके द्वारा क्या है, मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं। तो इस प्रकार क्या है, इनका एक चक्कर बना रहता है। फिर आता है कि इस लेसन में हमने क्या क्या पढ़ा है। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, अत्यंत छोटे होते हैं तथा बिना यंत्र की सहायता से इन्हें नहीं देख सकते हैं। यह बर्फीले शीत मौसम से उष्ण झरनों एवं मरुस्थल में दलदल हर जगह पाए जाते हैं। पर्यावरण में हर जगह पे क्या है, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव वायु, जल, मिट्टी, पौधों एवं जंतुओं के शरीर में भी पाए जाते हैं। ये एकोष्ठीय एवं बहुकोष्ठीय भी होते हैं। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत आते हैं। विषाणु इनसे अलग हैं, लेकिन फिर भी इसी वर्ग में सम्मिलित किए जाते हैं। विषाणु केवल परपोषी जैसे जीवाणु पादप या जंतु में गुणन करते हैं या जनन करते हैं।
कुछ सूक्ष्मजीव औषधि एवं अल्कोहल के वाणिज्य उत्पादन में भी उपयोगी हैं। कुछ सूक्ष्मजीव जैविक कचरे जैसे कि मृत पौधे एवं जंतु अपशिष्ट को अपघटित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं तथा वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। प्रोटोजोआ अतिसार तथा मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव हमारे भोजन को भी विषयुक्त बना देते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव जो दलहनी फसलें होती है, पौधे होते हैं, लेग्यूम पौधों को की जड़ों में, ग्रंथियों में पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन वायुमंडल में नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकृत कर देते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण कर नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। विशेष जीवाणु मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं जो निम्नरोजन वायुमंडल में होते हैं। अगर आपको यह लेसन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।